भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहण का सिद्धांत। क्या चीज? ग्रहण का सिद्धांत। ये ग्रहण का सिद्धांत में हम देखेंगे क्या कि आखिर जो मौलिक अधिकार है, कभी-कभी एक दूसरे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर एक मौलिक अधिकार को नकार दिया जाता है। नकार दिया कहने का मतलब उसे प्रभाव से वंचित कर दिया जाता है। तो उसमें कौन-कौन से हैं देखते हैं। तो पहले ग्रहण का सिद्धांत जो है कहाँ से आया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य की 1957 में ग्रहण का सिद्धांत दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के 1957 में अधिग्रहण का ग्रहण का सिद्धांत दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्या करता है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तब भी उसे निरस्त घोषित नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या बताया कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तब भी उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। वह कानून तब तक के लिए लागू नहीं होगा वह कानून तब तक के लिए लागू नहीं होगा जब तक वह उस मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा हो। यानी जब कोई कानून किसी मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है तब तक लागू नहीं होगा जब तक उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। यदि भविष्य में उस मौलिक अधिकार में कोई संशोधन होता है तो वह कानून उस मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, तब उसे लागू किया जा सकता है। अगर भविष्य में भी कोई संशोधन होता है तब भी उस कानून को लागू नहीं तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह उस कानून का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13 देखते हैं। 13(1) में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 13(1) में यह व्यवस्था दिया गया है कि यदि कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में उस हद तक उसे निरस्त करार दिया जाएगा जिस हद तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। जैसे आप देखते हैं क्या हायरार्की में जनरली जब पुलिस प्रशासन में आप काम करेंगे तो पुलिस प्रशासन में एक थाना का अध्यक्ष जो थानाध्यक्ष होता है, तो उसके क्षेत्र में यदि डिप्टी एसपी का विजिट है, उस परिस्थिति में थानाध्यक्ष के पास बहुत सारे अधिकार रहते हैं, लेकिन क्या करता है कि अपना अधिकार वह साइलेंट करके और उनकी प्रायोरिटी दे देता है। ठीक है, सब कुछ सही है। या फिर वरीय अधिकारी आ गए ऊपर से, तो वरीय अधिकारी बिना परमिशन का अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, यह सब सामान्य सी बातें हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता, बट नीतिगत है, नीतिगत चल रहा है। अधिनियम 1951 में संविधान में 154 को सम्मिलित किया तथा यह व्यवस्था दिया गया कि राज्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति समेत सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। वह क्या करेगा? विशेष प्रावधान कर सकता है। किसके द्वारा? 1951 अधिनियम 1951 ने संविधान में 15(4) को सम्मिलित किया। 15(4) के तहत यह व्यवस्था दिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समेत कई सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान 15(4). इस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में अनुच्छेद 31(b) को शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? अधिनियम 1951। ठीक है, इसमें 31(b) को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे हम इसकी चर्चा भी करेंगे। 31(b) में के माध्यम से यह बताया गया कि 9वीं अनुसूची के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे। 31(b) में बताया गया कि 9वीं अनुसूची के विषय न्यायिक समीक्षा के दायरे में
नहीं आएंगे। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों के द्वारा पारित सामाजिक अधिनियमों, जिसमें अधिकांशतः भूमि सुधार कानून थे, उन्हें भी 9वीं अनुसूची में रखा गया तथा जमींदारी का उन्मूलन किया गया। जमींदारी का क्या है? उन्मूलन किया गया। पहले संविधान संशोधन अधिनियम ने समानता के अधिकार तथा संपत्ति के अधिकार, जो उस समय का मौलिक अधिकार था, उसका उल्लंघन किया। यानी ये जो पहला संविधान संशोधन था, उसमें बताता क्या है कि समानता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में माने जाते थे, उस समय का एक मौलिक अधिकार था, उसका उल्लंघन किया। अब यहाँ कुछ केसेस को देखते हैं। पहला केस में आता है कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकता है। 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया क्या? कि संसद मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकता है। दूसरा दूसरा आते हैं। दूसरा केस क्या था? कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। पहला क्या था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार केस, और ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है। संसद जो है वह मौलिक अधिकार को संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में हम देखेंगे क्या कि 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों के पीठ ने 6:5 के रेशियो में, यानी 6-5 के रेशियो में बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकता है। संसद जो है मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 13(1) का उल्लंघन है। बहुत ही समझने वाला चीज है, इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार केस 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों की पीठ यानी 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता। यह 13(1) का उल्लंघन है। अभी हमने देखा था क्या, समझिए इस बात को, कि 31B में अभी 13(1) में दिया गया कि यदि कोई 13(1) में यह व्यवस्था दिया गया कि यदि कोई कानून किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में उस हद तक उसे निरस्त करार दिया जाएगा जिस हद तक वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। वही यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ हमारे पास गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार में 11 न्यायाधीशों का एक पीठ बैठता है, जिसमें 6-5 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकता। यह 13(1) का उल्लंघन है। और यहीं से विधायिका और न्यायपालिका में खुलकर विरोध होना शुरू हो गया। क्या है? विधायिका और न्यायपालिका में खुलकर विरोध होना शुरू हो गया। उसके बाद बात करते हैं 1971 में संसद में 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया। क्या चीज? 24वां संविधान संशोधन पारित किया गया। संविधान में अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत कानून नहीं समझा जाएगा। सिंपल सी बात है, समझिए। 71 में जो 24वां संविधान संशोधन आया यानी पारित किया गया, उसमें 13(4) जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत बताया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधन को अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत कानून नहीं समझा जाएगा। वाह! 13(4) जो है 13(1) को ही साइड कर दिया। अनुच्छेद 368 में यह बदलाव किया गया तथा यह बताया गया कि संसद संविधान के किसी भाग में को संशोधित कर सकता है। अब अनुच्छेद 368 देखिए, बदलाव किया गया कि संसद संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकता है। तो यहाँ एक फिर केस का आधार दिया जाता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973
में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों या आधारभूत ढांचों का सिद्धांत दिया। यह क्या है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज मूलभूत मूल ढांचा या आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया, जिसमें वह बताया क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है, परंतु इसके आधारभूत ढांचे को संशोधित नहीं कर सकता है। यानी ठीक है, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मूलभूत ढांचे में ही संशोधन आप कर दीजिए। यह यह अधिकार नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में मूलभूत ढांचों को कोई सूची प्रदान नहीं किया है, परंतु अपने भविष्य के फैसले में इसमें मूल ढांचों का जिक्र किया है। अब मूल ढांचा का में ले सकते हैं क्या? देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक, संसदीय और गणतांत्रिक प्रणाली। कौन-कौन? देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक, संसदीय तथा गणतांत्रिक प्रणाली। उसके बाद समाजवाद, संघवाद, पंथनिरपेक्षता तथा मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। यानी क्या है? मूलभूत ढांचा में देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक, संसदीय और गणतांत्रिक प्रणाली, उसके बाद समाजवाद, संघवाद, पंथनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन, विधि का समानता, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। मूलभूत ढांचे वह तत्व है, इसे ध्यान से सुनेंगे। मूलभूत ढांचे वह तत्व है जिसके बिना संविधान की वास्तविकता समाप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? संविधान की वास्तविकता समाप्त हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मिनर्वा मिल्स की। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार केस में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस में दिए गए फैसले को दोहराया है। क्या किया है? मिनर्वा मिल्स भारत सरकार केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती केस में दिए गए फैसले को दोहराया है। धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यह सारे वीडियो को एक बार नहीं कई बार देख करके और इसके छोटे-छोटे चीजों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, बहुत सारे चीजों का ये कंक्लूजन है, मीन्स नटसेल है, जो आपको एक टेक्निकल आंसर लिखने में, जो एक डायनामिक आंसर लिखने में आपको मदद करेगा। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद पुनः।